वेलकम बैक दोस्तों, भाइयों और उनकी मोहल्ले की भाभियों, कैसे हो आप लोग। एक्चुअली वो कहते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर कहते होंगे। वो हो रहा है मेरे साथ। अब क्या करें, हो रहा है तो होने दो, होने को कौन टाल सकता है। खैर, आज की मूवी का नाम है कपेला और एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई। कपेला का मतलब है एक छोटा सा चर्च प्लेस। मूवी में मैं आपको दिखा दूंगा। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी गजब औसम लगी मुझे। पहले मैंने सोचा था एक ड्रामा मूवी है, लेकिन भाई साहब अब मूवी 30 मिनट में खत्म होने वाली होती है, तब जाके इस मूवी का असली ट्विस्ट हमारे ऑडियंस के सामने आता है। और स्पेशली ये मूवी गर्ल्स के लिए है। सो गर्ल्स कीप वॉचिंग दिस होल वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम बेबी। मूवी की शुरुआत में ही सुबह सवेरे जबरदस्त बारिश में दो लड़कियां अपने घर से बाहर निकलती है छाता लेकर। और इन दोनों लड़कियों का नाम है जेस्सी और लक्ष्मी। जेस्सी हमारी फिल्म की हीरोइन है। लक्ष्मी जेस्सी को बस स्टॉप पे छोड़ती है। जेस्सी पहली बस पकड़कर कोहिकोड नाम के गांव जाने लगती है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब कुछ दिनों पहले, जहाँ पर फिर से जेस्सी और उसकी चड्डी वाली फ्रेंड लक्ष्मी को दिखाया जाता है। जेस्सी की फैमिली के बारे में बात करें तो जेस्सी का फादर एक फार्मर होता है। जेस्सी की एक छोटी बहन होती है, पता नहीं क्या नाम है उसका। और इसी तरह जेस्सी की माँ सिलाई का काम करती रहती है। और पर्सनली जेस्सी के बारे में बात करें तो जेस्सी शायद 12th फेल है। उसके बाद इसने आगे की पढ़ाई नहीं की। जेस्सी घर में रहकर अपनी माँ की हेल्प करते हुए खुद कपड़ों का एम्ब्रॉयडिंग का काम करती रहती है। इस तरह से जेस्सी और उसकी फैमिली की सिंपल सी लाइफ गुजरती रहती है। जेस्सी ही के गांव में बेन्नी नाम का एक बंदा होता है जो जेस्सी से बहुत प्यार करते रहता है, लेकिन बेन्नी कभी भी जेस्सी को प्रपोज नहीं किया। वो बस जेस्सी को आते जाते देखते रहता है। एक दिन जेस्सी की माँ अपने किसी क्लाइंट को फोन करने के लिए कहती है, ब्लाउज के मेजरमेंट कंफर्म करने के लिए। तो बेचारी जेस्सी एक नंबर डायल करने के बजाय दूसरे नंबर को डायल कर देती है और वो फोन एक बंदे को जाके कनेक्ट होता है। और इस बंदे का नाम होता है विष्णु, जो एक ऑटो ड्राइवर होता है। जेस्सी विष्णु को सॉरी कहकर उस फोन को काट देती है। बाद में जेस्सी सही नंबर को डायल करके मेजरमेंट्स ले लेती है, लेकिन विष्णु फिर से जेस्सी को कॉल करता है। जेस्सी चोरी चुपके अपने घर के पिछवाड़े आकर विष्णु को सॉरी कहती है और जो कुछ हुआ जेस्सी विष्णु को बताती है। विष्णु जेस्सी से सवाल करने लगता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। जेस्सी इसका जवाब ना देते हुए उस फोन को काट देती है। तभी विष्णु के ऑटो स्टैंड पर एक औरत ऑटो को ड्राइव करते हुए वहाँ पर आती है। इस औरत को देखने के बाद इस औरत का पति उस ऑटो को रोक के उस औरत से 200 रुपए मांगने लगता है शराब पीने के लिए। वो औरत अपने पति को मना करने लगती है कि इसके पास पैसे नहीं, ऑटो में डीजल भरवाना है और मुझे आज कोई पैसेंजर नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी अपनी वाइफ को मार पीट के उसके पास से पैसे छीन लेता है। तभी दो पैसेंजर्स विष्णु के ऑटो के पास आते हैं कहीं पर जाने के लिए, लेकिन विष्णु इस औरत की प्रॉब्लम समझकर उन दोनों पैसेंजर्स को उस औरत के ऑटो में भेज देता है। मतलब विष्णु सम काइंड ऑफ हेल्पिंग नेचर होता है। खैर, उसके बाद हर शाम विष्णु और उसके कुछ दोस्त किसी शॉप में बैठकर कैरम बोर्ड खेलते रहते हैं। विष्णु के दोस्तों में से एक ब्लाइंड पर्सन भी होता है और ये बंदा अंधा होने के बावजूद भी कैरम बोर्ड बहुत जबरदस्त खेलता है। बस कॉइन को यूं मारा, होल में गिर गया। इस तरफ जेस्सी और उसकी फ्रेंड किसी बच्चे की पार्टी में होते हैं और ये सारे लोग पहेलियां बुझाने का गेम खेलते रहते हैं। तभी विष्णु फिर से जेस्सी को कॉल करता है। जेस्सी गुस्से में आकर विष्णु से कहने लगती है, अगर तुमने दोबारा इस नंबर को कॉल किया तो मैं इस नंबर को चेंज कर दूंगी। ऐसा कहते हुए जेस्सी उस फोन को बिना काटे ऐसे ही रख देती है और विष्णु वहाँ की सारी बातें सुनते रहता है। सो इसी गेम के दरमियान में लक्ष्मी वहाँ के बच्चों से एक पहेली सुलझाने के लिए कहती है। लक्ष्मी की पहेली सुनने के बाद विष्णु उस फोन को कट करके जेस्सी को उसका आंसर मैसेज करता है, तो लकीली वो आंसर करेक्ट होता है। उसके बाद एक और बंदी एक और पहेली को सुलझाने के लिए कहती है। जेस्सी इसी पहेली को विष्णु को मैसेज करती है। वो सवाल पूछने लगती है। विष्णु अपने दोस्तों से पूछताछ कर उसका आंसर जेस्सी को मैसेज करता है, तो वो आंसर भी करेक्ट होता है। उसके बाद फाइनली जेस्सी का अंकल जेस्सी को एक पहेली सुलझाने के लिए कहता है और वो पहेली कुछ इस तरह की होती है। एक मूंछ वाले बीज को आँख होती है और उसकी आँख में एक मक्खी होती है, वो चीज क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना जरा। खैर, जेस्सी यही सवाल विष्णु को मैसेज करती है। विष्णु अपने दोस्तों से मशवरा लेता है, लेकिन किसी को भी इसका आंसर पता नहीं होता। उसके बाद विष्णु जहाँ पर भी जाता उन सारे लोगों से यही पहेली सुलझाने के लिए कहता है, लेकिन किसी को भी इसका आंसर नहीं पता होता। उसी तरह विष्णु जो कुछ भी आंसर जेस्सी को मैसेज करते रहता है वो सारे के सारे गलत होते हैं। खैर, कुछ दिनों बाद बेन्नी अपने ही गांव में एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान ओपन करता है और इस दुकान की ओपनिंग के लिए बेन्नी एक चर्च के फादर को बुलाता है। अब नए दुकान की ओपनिंग है, सारे गांव वाले कपड़े देखने के लिए दुकान के पास आते हैं। जेस्सी भी आती है।
इसी दरमियान में बेन्नी एक फोटोग्राफर को बुलाकर जेसी की फोटो खींचने के लिए कहता है चोरी चुपके। खैर उसके बाद जेसी कुछ शॉपिंग वगैरह करके वहाँ से जाने लगती है। विष्णु दोबारा फिर से जेसी को कॉल करता है। जेसी विष्णु से कहने लगती है, अब तक तुमने बहुत सारे उठपटांग से जवाब दिए, अगर तुम्हें सही जवाब पता हो तभी मुझे कॉल करना, वरना मुझे कॉल मत करना। तभी उसी वक्त जेसी की छोटी बहन एक लड़के के साथ साइकिल में वहाँ पर उतरती है और ये चीज जेसी का फादर देख लेता है। ये देखने के बाद जेसी के फादर को बहुत गुस्सा आता है और जेसी का फादर अपने हाथ में लकड़ी लेकर जेसी की बहन को घर तक दौड़ाने लगता है। जब जेसी की छोटी बहन घर में आती है, जेसी का फादर इसकी बहन को बहुत मारने पीटने लगता है। जेसी की छोटी बहन अपने माँ बाप से रोते हुए यही कहने लगती है कि माँ, मैं तो पहली बार उस लड़के की साइकिल पर बैठकर आई हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे एक साइकिल दिलवा दो, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मतलब जेसी का फादर इतना स्ट्रिक्ट होता है अपने बच्चियों को लेकर। रात होने के बाद जेसी की माँ जेसी के फादर को यही बात बताने लगती है कि हमारी छोटी बेटी को साइकिल दिलवानी ही चाहिए और उसी तरह जेसी को एक कैमरा वाला फोन चाहिए, क्योंकि जेसी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं होता। जेसी का फादर जेसी को स्मार्टफोन दिलवाने से मना कर देता है। इस तरफ विष्णु के 2 बहनें होती है। विष्णु अपनी दोनों बहनों को शॉपिंग करवा के घर ले जाने लगता है। दूसरे दिन सुबह जेसी की छोटी बहन जेसी को एक सरप्राइज दिखाने के लिए उसे सड़क पर ले जाने लगती है। इन दोनों को भागता हुआ लक्ष्मी देखती है। लक्ष्मी भी इन दोनों के पीछे भागने लगती है और वो सरप्राइज ये होता है कि जेसी के गाँव में ही जेसी का बड़ा वाला पोस्टर छपा होता है और इस पोस्टर को छपवाने वाला और कोई नहीं बेन्नी होता है अपनी दुकान के एडवर्टाइजमेंट के लिए। अपने खुद की बड़ी सी फोटो देखकर जेसी बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद विष्णु की दोनों बहनें जेसी को कॉल करके ये बताती है कि हम विष्णु की दोनों बहनें हैं। तब जाके जेसी को विष्णु का नाम पता चलता है और उसी तरह वो दोनों बहनें जेसी को ये भी कहने लगती है कि विष्णु का इस दुनिया में हम दोनों की सिवा कोई नहीं है। जब से विष्णु तुमसे बात कर रहा है वो बहुत खुश नजर आ रहा है। प्लीज जब जब तुम उसे कॉल करती रहना, विष्णु हम दोनों के लिए बहुत मेहनत करता है। उसके बाद जेसी उसी तरह से विष्णु को कॉल करती है और विष्णु से बात करते करते जेसी कपिला के पास जाके बैठ जाती है। उसके बाद क्या था, जब कभी भी जेसी को टाइम मिलता वो फौरन विष्णु को कॉल करती। इन दोनों के बीच बहुत लंबी लंबी बातें होने लगती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि जेसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, सो जेसी अपनी कमाई से एक स्मार्टफोन लेने की कोशिश करती रहती है, लेकिन इसके पास इतना बजट नहीं होता। एक दिन जेसी विष्णु को कॉल करके ये बताती है कि कुछ दिनों बाद इनके गांव में कुछ चर्च का फेस्टिवल है और विष्णु को अपने गांव इनवाइट करती है। तो विष्णु भी हाँ कह देता है और जिस दिन फेस्टिवल होता है जेसी विष्णु का इंतजार करती रहती है, उसके फोन को कॉल करती रहती है, लेकिन उस दिन ना विष्णु आता है ना विष्णु का फोन कनेक्ट होता है। और एक्चुअली हुआ ये होता है कि जब विष्णु जेसी के गांव आ रहा होता है अपने ऑटो में, तो बीच रास्ते में एक लड़की विष्णु से हेल्प मांगती है कि इसकी माँ बेहोश हो चुकी है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। बेचारा विष्णु उस लड़की की माँ को अपने ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। रात भर वहीं पर रहता है। थोड़ी देर बाद विष्णु खुद जेसी को कॉल करके यहाँ का सिचुएशन बताता है। खैर दूसरे दिन बेन्नी अपनी माँ को लेकर जेसी के घर जाता है उसके पेरेंट्स से शादी की बात करने के लिए, लेकिन बेन्नी की माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं होता। बेन्नी की माँ जेसी को रिजेक्ट कर देती है। ये देखने के बाद जेसी बहुत खुश होती है और यही खुशखबरी विष्णु को सुनाती है, लेकिन बेन्नी अपनी माँ से यही जिद करने लगता है कि ये शादी करेगा तो जेसी से ही करेगा। बेन्नी की ये जिद देखकर बेन्नी की माँ इस शादी के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद बेन्नी की माँ जेसी के घर ये खबर भिजवाती है कि आने वाले संडे के दिन जेसी और बेन्नी की एंगेजमेंट होने वाली है और आप अपने रिलेटिव्स को बुला लीजिए। ये खबर सुनने के बाद जेसी फिर से बेचारी अपसेट हो जाती है और वह फौरन लक्ष्मी के घर आकर विष्णु को कॉल करके जो यहाँ का माहौल है वो सुनाने लगती है और विष्णु से ये डिमांड करने लगती है कि वो किसी भी तरह करके विष्णु को देखना चाहती है। विष्णु जेसी से कहने लगता है कि सारा सब कुछ सडनली हो रहा है, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। दूसरे दिन जेसी के माँ बाप और उसकी छोटी बहन दूसरे गांव जाने लगते हैं अपने रिलेटिव्स को इनविटेशन कार्ड देने के लिए। उसी रात जेसी लक्ष्मी के घर आकर उसके घर में डिनर करके वहीं पर सो जाती है और सुबह सवेरे जेसी कोहिनूर निकल जाती है विष्णु को देखने के लिए। और एक्चुअली यही सीन मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब चूंकि बेचारी जेसी अकेली है, यह पहली बार अकेले किसी बड़े से शहर में आई है, जिसकी वजह से बेचारी जेसी घबराई हुई रहती है। बस स्टैंड में आने के बाद जेसी विष्णु को कॉल करती रहती है, लेकिन विष्णु का फोन स्विच ऑफ में रहता है। लोगों से बचने के लिए जेसी पब्लिक टॉयलेट में जाकर विष्णु को कॉल करती रहती है। थोड़ी देर बाद विष्णु भी उस बस स्टैंड आता है और विष्णु भी जेसी को कॉल करते रहता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक ही टाइम कॉल करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का फोन एंगेज होते रहता है। तभी बस स्टैंड में एक चोर किसी का पर्स लेकर भाग रहा होता है,
वहाँ की सारी पब्लिक उस बंदे को पकड़कर मारने पीटने लगती है। इसी दरमियान में वो चोर विष्णु से टकरा जाता है। विष्णु के हाथ से उसका फोन फिसल के नीचे गिर जाता है। वो फोन देखकर वहाँ का एक बंदा उस फोन को अपने जेब में रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बंदा इस बंदे के पास आकर उसे डरा धमकाकर विष्णु का फोन ले लेता है। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब इस बंदे की कहानी को दिखाया जाता है और इस बंदे का नाम होता है रॉय। अब रॉय के बारे में बात करें तो रॉय एक जॉब की तलाश में होता है और इसी तरह रॉय बिना अपने घर गए अपने दोस्तों के घर में सोते रहता है। सिंपल से बात करें तो रॉय एक रौडी किस्म का बंदा होता है। एक दिन रॉय का दोस्त रॉय से ये सवाल करने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, कौन सी जॉब में ज्वाइन होना चाहते हो। रॉय अपने फ्रेंड को बताने लगता है कि मैं जॉब वगैरह नहीं करना चाहता, महीने में सिर्फ 2 दिन का काम है और उस 2 दिन में मैं 1.5 लाख रुपए तक कमा लूंगा। रॉय का फ्रेंड पूछने लगता है ऐसे कौन सी जॉब है, मुझे भी बताओ। रॉय कहने लगता है चेन स्नैचिंग। खैर रॉय की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है एनी। एनी की फैमिली को रॉय बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि रॉय एक जॉबलेस बंदा होता है। जब कभी भी रॉय को पैसों की जरूरत होती वो एनी के पास आकर उससे पैसे मांग लेता है और अभी भी रॉय एनी को उसकी स्कूल ड्रॉप करके उसके उंगली से सोने की अंगूठी ले लेता है क्योंकि कल रॉय का कोहिकोड में इंटरव्यू है और उसके पास पैसे नहीं। खैर दूसरे दिन रॉय इंटरव्यू के लिए कोहिकोड जाता है। हालांकि रॉय के पास बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होती है, बंदा बहुत ही टैलेंटेड होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कंपनी वाले रॉय से 2 लाख रुपए डिमांड करते हैं इसे जॉब देने के लिए। यह सुनने के बाद रॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से वापस बस स्टैंड आता है अपने गांव वापस जाने के लिए। जब रॉय जूस पी रहा होता है वहीं पर कुछ लोग एक चोर को मार रहे थे और उन लोगों के बीच विष्णु फंसा था। विष्णु का फोन नीचे गिर गया था, याद है ना आपको। और एक बंदा जब विष्णु का फोन लेके वहाँ से जा रहा था ये चीज रॉय देख लेता है। रॉय उस बंदे के पास जाकर उस फोन को हासिल कर लेता है। इस तरफ बेचारा विष्णु हर जगह पर अपने फोन को सर्च करते रहता है जेसी को कॉल करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी इसका फोन नहीं मिलता। रॉय थोड़ी दूर आने के बाद विष्णु के फोन को ऑन करता है और तभी जेसी विष्णु के फोन को कॉल करती है। जेसी रॉय को विष्णु समझकर उससे बात करने लगती है और उससे फौरन मिलने के लिए कहती है, उसे प्लेस बताती है। इधर उधर सर्च करने के बाद फाइनली जेसी और रॉय ये दोनों मिल जाते हैं। जेसी को देखने के बाद रॉय विष्णु के फोन को स्विच ऑफ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विष्णु एक कंडक्टर का फोन लेकर अपने फोन को कॉल करते रहता है क्योंकि विष्णु को जेसी का फोन नंबर याद नहीं होता। वाह बीएफ वाह, अपने खुद की गर्लफ्रेंड का नंबर याद नहीं। खैर विष्णु उस कंडक्टर से जेसी के बारे में पूछने लगता है, क्या एक अकेली लड़की बस स्टैंड आई थी, बस में बैठी थी। जेसी का हुलिया पूछने लगता है। सारा बस स्टैंड छान मारने के बाद फाइनली उस कंडक्टर को जेसी दिख जाती है और वो कंडक्टर विष्णु को जेसी दिखा देता है। जेसी को देखने की देरी विष्णु जेसी को उसके नाम से बुलाता है। ये देखने के बाद रॉय जेसी से कहने लगता है, मैं तुमको यही बताने वाला था कि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर चुकी हो, जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए रॉय विष्णु को उसका फोन देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जेसी और विष्णु ये दोनों किसी पार्क जाते हैं, बहुत सारी बातें करने लगते हैं। हालांकि इन दोनों की पहली मीटिंग होती है, ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे होते हैं और तभी जेसी ये ऑब्जर्व करती है कि रॉय इन दोनों का पीछा कर रहा है। यही बात जेसी विष्णु को बताने लगती है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो बंदा हमें फॉलो कर रहा है शायद। रॉय को देखने के बाद विष्णु को बहुत गुस्सा आता है, रॉय के पास जाकर उससे झगड़ने लगता है। जब जेसी इन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए जाती है तो बेचारी खुद कीचड़ में गिर जाती है। यह देखने के बाद विष्णु को और गुस्सा आता है। विष्णु एक फ्लावर पॉट लेकर रॉय के सर पे ठोक देता है। जब जेसी और विष्णु वहाँ से चले जाते हैं 2 पुलिस वाले रॉय के पास आते हैं, उसे डांटने लगते हैं। रॉय बताने लगता है कि सर मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया था, अब करियर का मामला है इसीलिए वो 2 पुलिस वाले रॉय को छोड़ देते हैं। उसी शहर में रॉय का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है अबू। रॉय के साथ जो कुछ भी हुआ वो अबू को बताता है। अबू रॉय के पास आकर उसे पिकअप कर लेता है। इस तरफ विष्णु जेसी को किसी कपड़ों की शॉप ले जाता है नए कपड़े दिलवाने के लिए क्योंकि इसके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। कपड़े चेंज करने के लिए ये दोनों एक लॉज पर जाते हैं। देखते ही देखते विष्णु रोमांटिक होने लगता है लेकिन जेसी इसे मना कर देती है। उसके बाद विष्णु अपने कपड़े बदलकर बाहर जाता है खाना लाने के लिए। इस तरफ अबू रॉय को किसी बार ले आता है और रॉय ठान लेता है कि वो किसी भी तरह करके विष्णु को मार कर ही अपने गाँव जाएगा। दूसरी तरफ जेसी के रूम में एक औरत आके बैठ जाती है और यह औरत विष्णु को पूछने लगती है कि विष्णु कहाँ पर है। इस औरत को देखने के बाद जेसी फौरन विष्णु को कॉल करके इस औरत के बारे में बताती है और उस वक्त विष्णु खाना लाने के लिए बाहर गया होता है और उसी वक्त रॉय सिगरेट पैकेट लेने के लिए बार से बाहर आता है
और रॉय विष्णु को देख लेता है। रॉय फौरन अबू को बुलाकर विष्णु के ऑटो को फॉलो करने लगता है। विष्णु जेसी के पास आकर इस औरत के बारे में बताने लगता है कि इस औरत का नाम है सलीना और ये लॉज इसी का है। बातों के दरमियान सलीना विष्णु से ये सवाल पूछने लगती है कि विष्णु कब तुम इस लड़की को मंगलापुरम ले जाने वाले हो। यह सुनने के बाद जेसी विष्णु से सवाल करने लगती है, क्या हम मंगलापुरम जाने वाले हैं? विष्णु फौरन सलीना को कमरे से बाहर लाता है और उसे डांटने लगता है कि उस लड़की को अभी भी कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं उस लड़की को मंगलापुरम जरूर लाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम दो मुझे। और इसी तरह इन दोनों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली विष्णु एक लड़कियों का ब्रोकर है। विष्णु मासूम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर वो दूसरों को बेच देता है। खैर, सलीना की बातें सुनने के बाद जेसी को कुछ ठीक नहीं लगता। वो अपने कपड़े पैक करती है यहाँ से बाहर जाने के लिए, लेकिन विष्णु जेसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब जेसी गिड़गिड़ाने लगती है तो विष्णु जेसी को 2 थप्पड़ भी मारता है। इस तरफ रॉय और उसका दोस्त विष्णु की लॉज का पता कर लेते हैं। जब विष्णु जेसी पर जबरदस्ती कर रहा होता है, रॉय उस दरवाजे को खटखटाने लगता है। यही मौके का फायदा उठाकर जेसी बाथरूम में जाके छुप जाती है। जब विष्णु उस दरवाजे को ओपन करता है तो बाहर रॉय होता है। इन दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होने लगती है। बाथरूम में रहकर बेचारी जेसी बहुत रोने लगती है। बाहर क्या हो रहा है जेसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर, रॉय फाइनली विष्णु को मार पीट के उसे अनकॉन्शियस कर देता है और जेसी को दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन जेसी डर के मारे दरवाजा ओपन नहीं करती। रॉय को मजबूरन दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ता है और जेसी से कहने लगता है, जेसी बाहर आओ, तुम मेरे साथ सेफ हो। तो बेचारी जेसी उसी तरह से रॉय के साथ बाहर जाने लगती है। अब वो अपने दोस्तों को फोन करके विष्णु को ठिकाने लगाने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ विष्णु के गांव में कुछ पुलिस वाले विष्णु के घर आते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को भी ये बात पता चल चुकी होती है कि एक्चुअली विष्णु एक लड़कियों का ब्रोकर है। उसी तरह विष्णु के घर में जो 2 लड़कियां थी वो एक्चुअली इसके बहनें नहीं थी, वो दोनों प्रोस्टिट्यूट थी। इस तरफ जब रॉय जेसी को लेकर बस स्टैंड जा रहा होता है, रॉय एनी को फोन करके सारी बात बताता है। जेसी के बारे में जानने के बाद एनी जेसी से बात करने लगती है, उसे समझाने लगती है कि जेसी, हमारी लाइफ में काफी सारी घटनाएं होती है और उन घटनाओं से हमें एक सीख मिलती है। तुम रॉय के साथ बहुत सेफ हो और अब तक जो कुछ भी हुआ तुम भूल जाओ, अपनी एक नई लाइफ शुरू करो। एनी से बात करने के बाद जेसी रॉय से ये विश करने लगती है कि ये बीच देखना चाहती है, क्योंकि जेसी के गांव में तो बीच नहीं है और जेसी की हमेशा से यही विश थी कि ये कभी न कभी बीच देखे। रॉय उसी तरह से जेसी को उस शहर के बीच ले जाता है। जेसी उन लहरों को, उन ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए अपनी आंखों से आंसू गिराते हुए इस घटना को भूल जाती है। उसके बाद सीन फिर से कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। जब जेसी बेनी की दुकान आती है तो बेनी जेसी की रॉय पूछने लगता है कि जेसी, अभी भी तुमने अपना डिसीजन नहीं बताया, क्या है तुम्हारा डिसीजन? जेसी बेनी से कहने लगती है, मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ, अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ऐसा कहते हुए जेसी कपिला के पास जाती है, एक कैंडल जलाती है। ओ भाई साहब, इस लड़की की आंखें कितनी मोटी मोटी है ना। हाँ, वैसे भी कुछ लोगों की आंखें मोटी ही अच्छी लगती है। और जहाँ पर जेसी खड़ी है वो लोकेशन भी बहुत मस्त है ना। इतनी हाइट पर कपिला कौन बनाता है बे। खैर, एनीवेज, इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।